अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत है आज की खबरें। वज़ीर आज़म मोदी ने नामीबिया से लाए हुए 8 चीते मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में छोड़ते हुए दुनिया के पहले चीता बाद आबादकारी मरकज़ का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान में मादूम जंगली चीतों को आज कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा। चीता प्रोजेक्ट के तहत इन जंगली जानवरों को छोड़ा गया। इन 8 चीतों में 5 नर और 3 मादा है। मोदी ने इस मौके पर चीता मित्रों, चीता बाज़ाबादकारी ग्रुप और तलबा से तबादला ख्याल किया। मोदी की ये मसाई हिंदुस्तान की जंगलाती ज़िंदगी में नई जान डालने के हिस्से के तौर पर हुई है। 1952 में हिंदुस्तान से चीते को मादूम करार दिया गया था। इससे हिंदुस्तान में माहौलियाती निज़ाम की बहाली में मदद मिलेगी। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जंगलाती तहफ़्फ़ुज़ के अपने अज़्म का इजहार किया। इससे माहौलियाती तरक्की और माहौलियाती सयाहत की सरगर्मियों के ज़रिए मकामी तबक़ात के लिए ज़रिया माश के मौक़े में भी इजाफ़ा होगा। हिंदुस्तान में चीतों को दोबारा मुतारिफ़ कराने की कोशिश गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान देरपा और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के सिलसिलावार क़दम का हिस्सा है। इसके ज़रिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में अहम कारनामे किए गए हैं। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि माशियात और माहौलियात दोनों मतज़ाद शोबे जात नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की ये जीती जागती मिसाल है कि मुल्क की मईशत की तरक्की माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ हो रही है। उन्होंने निशानदही की कि जब दुनिया फितरत और माहौल की तरफ देख रही है, ये देरपा तरक्की के बारे में बात कर रही है। हिंदुस्तान के लिए फितरत और माहौल के साथ साथ इसके परिंदे और जानवर न सिर्फ पायदारी और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ है, बल्कि हिंदुस्तान की हिस्सासियत और रूहानियत की बुनियाद है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस यादगार मौके पर हिंदुस्तान की फितरत से मोहब्बत के शऊर में इजाफ़ा हुआ है। मोदी ने इस तारीख़ी मौके पर मुल्क के तमाम अवाम को मुबारकबाद पेश की और बिलख़ुसूस उन्होंने नामीबिया और उसकी हुकूमत का ज़िक्र किया, जिसके ताउन के ज़रिए कई दहाकों बाद हिंदुस्तानी सरज़मीन पर चीता वापस हुए। आज़ादी का अमृत काल को याद किया और हिंदुस्तान की सकाफ़त और ग़ुलामी की जहनीत से आज़ादी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि गुज़िश्ता सदियों के दौरान फितरत का इस्तेहसाल, इक़्तिदार और जदीदियत की अलामत समझी जाती थी। वज़ीर आज़म ने रिमार्क किया कि अगरचे के 1952 ईस्वी से चीता हिंदुस्तान से मादूम हो गया था, ताहम गुज़िश्ता 7 दहाकों के दौरान इसकी बाज़ाबादकारी के लिए बामानी कोशिश नहीं की गई बनाई गई और इस योजना के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्क में ऐसी उम्मीद की जा रही है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रांसलोकेशन और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही अनुमान के मुताबिक प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा, तो आने वाले 5 से 10 साल में इनके ज़रिए और भी जो बच्चे होंगे उनको ऐसे उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 चीते पैदा होंगे और फिर उनको देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर उन्हें बसाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी तो सिर्फ ये 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में आए हैं, लेकिन इनके बाद इनकी जब आबादी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 के तादाद में इनकी आबादी होगी आने वाले 5 सालों में। तो उसके बाद इनको फिर देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर इन चीतों को बसाने का काम किया जाएगा। और इस कार्य योजना के ज़रिए जैसा कि हम कह रहे हैं कि भारत एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार वाले जानवर चीता का घर अब बनने जा रहा है और भारत सरकार ने चीतों को फिर से देश के जंगलों में लाने का काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और प्रधानमंत्री जैसा कि आप देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं, खुद कैमरे के ज़रिए उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी चीतों को देश में लाने और इसे बसाने में निजी, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे निजी रुचि दिखा रहे थे और उसी का नतीजा है कि आज ये 8 चीते अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। ये हम आपको बताएं, चीता आपने भी देखा होगा तमाम टेलीविज़नों के ज़रिए, नेशनल ज्योग्राफिक पे, एनिमल प्लैनेट चैनल पे, कि किस तरह से ये जंगलों में रहता है और ये एक मांसाहारी जानवर होता है। भारत से इसका लगभग 70-75 साल पहले खात्मा हो गया था और कहा जाता है कि अवैध शिकार जो रहा वो एक बहुत अहम वजह रहा इनके
एक्सटिंक्ट होने के, इनके विलुप्त होने के। ज़्यादा शिकार, और ये भी कहा जाता है कि जो चीतों का जो नेचुरल हैबिटेट था उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो गए। बहरहाल देश में चीतों को फिर से लाया गया है, और हमारे जो जंगल हैं उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये अब उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो जानवर है, ये जो चीता है, वो खुले मैदानों में रहते हैं। उनका आवास मुख्य रूप से वहीं होता है जहां उनके लिए शिकार अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। घास के मैदान हो, झाड़ियां हो, खुले जंगल हो, अर्ध शुष्क वातावरण और थोड़ा सा ज़्यादा तापमान उनके लिए सही होता है। तो थोड़ा ज़्यादा तापमान हो, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये इलाका ज़्यादा तापमान इनका रहता है यहाँ पे 12 महीने, इसलिए भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि ये काफ़ी उचित होगा यहाँ पे इन्हें रखना। घास के मैदान हैं, झाड़ियाँ हैं, खुले जंगल हैं, ये तमाम चीज़ें इनके अनुकूल हैं इनको यहाँ पे रखने के लिए, इसलिए यहाँ पे इन्हें लाया गया। चीतों को बचाने के लिए उनके शिकार करने के आधार, उनको हमें बचाने की ज़रूरत है। उनके शिकार के आधार करने के आधार को हमें बचाना होगा, जिसमें कुछ खतरे में पड़ी प्रजातियां भी शामिल हैं, बल्कि घास के मैदानों की जो दूसरी अन्य लुप्तप्राय प्रजातियां हैं और खुले वनों का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उन्हें भी हमें बचाना होगा। जिस बेस पे हम वही कहेंगे, जिस बेस पे, जिस आधार पे ये तमाम चीते यहाँ जिंदा रहेंगे, यहाँ रहेंगे, उस बेस को भी, उस आधार को भी हमें बचा कर रखना होगा, तभी तो ये उस इकोसिस्टम में आराम से रह पाएंगे। इसलिए भी हम बार बार ये कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि उस सिस्टम को, उस बेस को हमें बचा कर रखना होगा। चीतों को वापस लाने से देश में खुले जो जंगल हैं उनको बचाने के काम को भी अब काफ़ी मजबूती मिलेगी। और ये भी देखा गया कि बड़े जो मांसाहारी जानवरों में मानव जो इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट, मानव हितों के साथ संघर्ष चीतों में सबसे कम पाया जाता है। दूसरे जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन चीतों के साथ ऐसा नहीं है। चीतों के साथ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बाकी जो ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके मुकाबले काफ़ी कम ऑब्जर्व किया गया है, काफ़ी कम देखा गया है। वो सामान्यतया मनुष्यों के लिए खतरा नहीं होते हैं, और जो बड़े पशु हैं उन पे भी वो सामान्यतया हमला नहीं करते हैं। और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी कि किस तरह से इसको लाया जाए, और दुनिया भर के विशेषज्ञों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित भारत सरकार के कई अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए कई दौर की बैठकें की। भारत सरकार के अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, नामीबिया से जुड़े अधिकारी, इन तमाम अधिकारियों की कई महीनों से लगातार बैठकें हो रही थी ताकि ये सारा जो काम है वो बहुत ही इजी वे में। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि हुकूमत गाँव की मईशत में खातून इंटरप्राइजेज़ के लिए नए इम्कानात पैदा करने के लिए मुसलसल कोशिश की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इन कोशिशों के नतीजे में आज का हिंदुस्तान बना है। पंचायत भवन से राष्ट्रपति भवन तक ख़वातीन की तरक्की का परचम लहरा रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले के करहाल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक ज़िला एक प्रोडक्ट के ज़रिए अहम बड़ी मार्केट में मकामी प्रोडक्ट्स फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ज़रिए हमने गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बाख्तियार बनाने में मदद की है। आज मुल्क भर में 8 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन इस मुहिम से जुड़ी हैं। कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाज को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। और मैंने तो तय किया है, अगर भारत सरकार में किसी विदेशी मेहमान के लिए खाना देना है तो उसमें कुछ न कुछ तो मोटे अनाज का होना ही चाहिए, ताकि मेरा जो छोटा किसान काम करता है वो विदेशी मेहमान की थाली में भी वो परोसा जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों के लिए इसमें बहुत अधिक अवसर है। साथियों,
एक समय था जब घर परिवार के भीतर ही माताओं बहनों की अनेक समस्याएं थी। घर के फैसलों में भूमिका बहुत सीमित होती थी। अनेक घर ऐसे होते थे, अगर बाप और बेटा बात कर रहे हैं व्यापार की, काम की, और अगर मां घर से किचन में से बाहर आ गई तो तुरंत बेटा बोल देता है या तो बाप बोल देता है, जा जा तू रसोड़े में काम कर, हमको जरा बात करने दे। आज ऐसा नहीं है। आज माताओं बहनों के विचार सुझाव परिवार में भी उसका महात्म्य बढ़ने लगा है। लेकिन इसके पीछे योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने प्रयास किए हैं। पहले ऐसे सोचे समझे प्रयास नहीं होते थे। 2014 के बाद से ही देश महिलाओं की गरिमा बढ़ाने, महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में जुटा हुआ है। शौचालय के अभाव में जो दिक्कतें आती थी, रसोई में लकड़ी के धुएं से जो तकलीफ होती थी, पानी लेने के लिए 2-2, 4-4 किलोमीटर जाना पड़ता था, आप ये सारी बातें अच्छी तरह जानती हैं। देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर, 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देकर और करोड़ों परिवारों में नल से जल दे करके आपका जीवन आसान बनाया है। माताओं बहनों, गर्भावस्था के दौरान कितनी समस्याएं थी ये आप बेहतर जानती हैं। ठीक से खाना पीना भी नहीं हो पाता था, चेकअप की सुविधाओं का भी अभाव था। इसलिए हमने मातृ वंदना योजना शुरू की। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। मध्य प्रदेश की भी बहनों को इसके तहत करीब 1,300 करोड़ रुपए ऐसी गर्भवती महिलाओं के खाते में पहुंचे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिल रहे 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज ने भी गरीब परिवार की बहनों की बहुत बड़ी मदद की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज हैदराबाद के परेड ग्राउंड में यौम आज़ादी हैदराबाद की 1 साल तवील तकारीब का इफ्तिताह किया। उन्होंने कौमी परचम लहराया और मुसल्लह फोर्सेस के गार्ड्स की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहली मरतबा यौम आज़ादी हैदराबाद की तकरीब सरकारी तौर पर 75 बरस के बाद तेलंगाना की सरजमीन पर मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बाद सियासी जमातों को 17 सितंबर यौम आज़ादी के तौर पर मनाने में शर्म आती है, क्योंकि इनके जहनों में हनूज़ रज़ाकारों का खौफ है। 17 सितंबर को सरकारी तकारीब मनाने के फ़ैसले पर वज़ीर आज़म मोदी से इज़हार तशक्कुर करते हुए उन्होंने मसर्रत का इज़हार किया कि इनके इस फैसले के साथ ही दीगर तमाम जमातों ने ऐलान किया कि वो भी ये तकरीब मनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि ऐसे अफराद जो 75 बरस तक इक़्तिदार में थे को वोट बैंक की सियासत की वजह से ये तकरीब मनाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने निज़ाम की फ़ौज और रज़ाकारों के ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन शुरू करने, मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार पटेल की जानिब से शुरू करदा पुलिस एक्शन के फ़ैसले की सताइश की, ताकि हैदराबाद को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जा सके। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के वज़ीर ट्रांसपोर्ट श्री रामुलु और मरकज़ी वज़ीर सक़ाफ़त किशन रेड्डी ने इस तकरीब में शिरकत की, जबकि तेलंगाना के वज़ीर आला इस तकरीब से गैर हाजिर रहे। तीनों रियासत के कल्चरल ट्रूप्स ने इस मौके पर अपने इलाके की सकाफती तहजीब का मुजाहरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को हकीकी खराज आज पेश किया गया, चूँकि हैदराबाद में पहली मरतबा इस दिन सरकारी तकारीब मनाई गई। उर्दू माध्यम में ही शिक्षा होना, ये आदेश करना हो, उद्योगों का
निजीकरण करना हो, सरकारी भर्ती में अन्यायी भर्ती करनी हो या सांस्कृतिक आक्रमण करना हो, हर तरह से ये तीनों राज्यों की जनता को कुचलने का एक निकृष्ट प्रयास निजाम और उनके रजाकारों ने किया था, जिनके खिलाफ हमारे लोगों ने आंदोलन किया था और अंततोगत्वा हम विजयी हुए। मित्रों, कई सारे लोगों ने इसके लिए अपनी जान गंवाई। मैं 2-3 घटनाएं जरूर बताना चाहता हूं। परभणी जिले का गूड़ा गांव, जहां एक कुएं में गांव के 300 लोगों को डालकर कुएं को मिट्टी के तेल से आग लगाकर सभी लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके साथ बीदर जिले के घोटा गांव में जिस तरह महिलाओं को अपमानित किया गया, आज भी हम नहीं भूल सकते। और मैं अभी तेलंगाना में मेरा बूथ प्रवास था, तब भुंडरामपल्ली गया था। वहां पर भी नृशंस हत्याकांड हुआ था। नरसिम्हा राव जी ने उसको दक्षिण के जलियांवाला बाग के नाम से स्वीकृति देने का काम किया था। ये सारे हत्याकांडों के खिलाफ, अन्यायी शासन के खिलाफ हिंदू महासभा, आर्य सभा और हिंदू जागृति समिति ने केशवराव कोरटकर और वामनराव नाइक जैसे महानुभावों ने महान लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर ये आजादी का आंदोलन चालू किया था। मुझे आज बड़ी संतुष्टि है, मोदी जी ने हैदराबाद मुक्ति दिवस को संपूर्ण शासकीय आदेश के अंतर्गत मनाने का निर्णय कर हैदराबाद मुक्ति के आंदोलन को एक प्रकार से स्वीकृति और श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और तेलंगाना की जनता को भी कहना चाहता हूं, आज भी जिन लोगों को 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिन बोलने में शर्म आती है, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये हजारों लोग जो शहीद हुए हैं, जिसके आधार पर आज आप सत्ता पर बैठे हो, अगर उनको श्रद्धांजलि नहीं देते तो उनके साथ आप द्रोह कर रहे हो। तेलंगाना की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, ये महान तेलंगाना राज्य की रचना जिस उद्देश्य से हुई, सत्ता पर बैठकर उद्देश्यों को जो भूल जाते हैं, जनता ने उनको नहीं भूलाना चाहिए। मुझे विश्वास है मित्रों कि ये जो आज मोदी जी ने परंपरा शुरू की है हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने की, ये इससे भी ज्यादा जोर शोर के साथ अनेक सालों तक मनाया जाएगा और हैदराबाद को स्वतंत्र करने वाले सभी स्वतंत्र सेनानियों के शहीदों के सम्मान में यशोगान हर साल गाए जाएंगे। मैं फिर से एक बार पुराने हैदराबाद राज्य के आज के तीनों राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और ये तेलंगाना के पूरा राज्य के सभी नागरिकों को हैदराबाद मुक्ति दिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जिस तरह से मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी जिस तरह से देश को समृद्ध करने के रास्ते पर आगे चल पड़े हैं, मोदी जी जिस तरह से भारतीय और भारतीयता को उच्चतम शिखर पर बिठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी जिस प्रकार से हमारे सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, वो उपक्रम निश्चित रूप से चालू रहेगा और हैदराबाद मुक्ति दिन का मनाना भी निश्चित रूप से चालू रहेगा। कोई मनाए न मनाए, भारत सरकार खुली छाती के साथ, हिम्मत के साथ हैदराबाद मुक्ति दिन मनाएगी। यही बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। फिर से एक बार सभी नागरिकों को तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को अनेक अनेक अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का।
देवियों सज्जनों, गुजरात में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय जाता है अखंड भारत की नींव रखने का। आज वर्तमान में गुजरात की धरती पर ही जन्म लेने वाले देश के गृह और सहकारिता मंत्री वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के बाग-ए-आमा में तेलंगाना कौमी यकजहती की डायमंड जुबली तकारीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर शोहदा को खिराज पेश किया गया और कौमी परचम लहराया गया। बाद-अज़ां वज़ीर आला ने पुलिस की सलामी ली। रियासती हुकूमत की जानिब से 3 दिनों तक तेलंगाना कौमी यकजहती तकरीब मनाई गई। रियासत भर में दूसरे दिन भी इस तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़रा, अरकान असम्बली, अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने तकारीब में हिस्सा लिया। సారీ జహా సే అచ్చా ఇందు సితా హమారా అని ఇక్బాల్ ఆ రోజన్నమాట ఈ రోజుకి ఎలా జగద్వ్యాపితమవుతోందో మరి దేశంలో నా రాష్ట్రం మిన్న అంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో ఒక ఉదాహరణగా నిలిచిపోయేలా ప్రతినిత్యం ప్రతిక్షణం కృషి చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి వర్యులు దార్శనిక నేత గౌరవనీయులైన కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి తెలంగాణ రాష్ట్ర జాతీయ సమైక్యతా వజ్రోత్సవ సందేశం కొద్దిసేపట్లో. తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవ సందర్భంగా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. 1948వ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన తెలంగాణ సువిశాల భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా మారింది. రాచరిక పరిపాలన నుండి ప్రజాస్వామ్య దశలోకి పరివర్తన చెందింది. అందుకే ఈ సందర్భంగా జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఇటీవలనే భారత స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలను దేశంలో ఏ రాష్ట్రం నిర్వహించినంత ఘనంగా ప్రతి హృదయంలో భారతీయ భావన ఉప్పొంగేలా 15 రోజుల పాటు అద్భుతంగా మనందరము కలిసి జరుపుకున్నాం. దాని కొనసాగింపుగానే జాతీయ సమైక్యతా వజ్రోత్సవాలను నేడు మనం నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. స్వతంత్రం రాకముందు భారతదేశ స్వరూపం భిన్నంగా ఉండేది. కొంత భాగం బ్రిటిష్ వారు నేరుగా పరిపాలించే బ్రిటిష్ ఇండియాగా ఉంటే మిగతా భాగం సంస్థానాధీశుల పాలనలో ఉండేది. కొన్ని ప్రాంతాలు ఫ్రెంచు, పోర్చుగీసు వారి వలస పాలనలో ఉండేవి. ప్రపంచంలో ఏ దేశమైనా పరిణామ క్రమంలో సమగ్ర రూపాన్ని సంతరించుకుంటుందనే విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. మన భారతదేశం విషయంలో కూడా అదే జరిగిందని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. తెలంగాణ సమాజం రాచరిక వ్యవస్థ నుంచి ప్రజాస్వామిక స్వేచ్ఛ వైపు పరివర్తన చెందడానికి యావత్ తెలంగాణ సమాజం అద్భుతంగా కృషి చేసిన మహోజ్వల సందర్భం మనందరికీ సువిదితమే. నాడు అవలంబించిన అనేక వ్యూహాలు, జరిపిన పోరాటాలు, నెరపిన త్యాగాలతో నాటి తెలంగాణ ప్రజలందరూ భాగస్వాములే. ఆనాటి ఉజ్వల ఉద్యమ సందర్భంగా తెలంగాణ కీర్తి కిరీటంలో శాశ్వతంగా కలికి తురాయిగా నిలిచిపోతుంది. నాటి అద్భుత ఘట్టాలు జాతి జనుల జ్ఞాపకాల్లో నిత్యం ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి. తెలంగాణ సమాజాన్ని నిరంతరం ఉద్విగ్నపరుస్తూనే ఉంటాయి. యావత్తు తెలంగాణ సమాజం పోరాడిన సందర్భంలో ఆ సన్నివేశానికి కొందరు నాయకత్వం వహించడం ప్రపంచ పోరాటాలన్నింటిలో మనకు కనిపించేదే. తెలంగాణలో సైతం ఆనాడు ఎందరో యుద్ధం చేశారు. ఇంకొందరు ఆ యుద్ధానికి నాయకత్వం వహించారు. మరికొందరు సాంఘిక సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని రగిలించారు. నేటి తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యతా వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా చిరస్మరణీయులైన ఆనాటి వీర యోధులందరినీ
పేరు పేరున తలుచుకోవడం మనందరి కర్తవ్యం. ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో తుడుమ్మోత మోగించి అడవి బిడ్డలను ఒకటి చేసి జల్ జంగల్ జమీన్ నినాదంతో సింహగర్జన చేసిన ఆదివాసీ యోధుడు కొమురం భీం సాహసాన్ని మనందరం కూడా సగౌరవంగా తలుచుకుందాం. భూస్వాముల ఆగడాలకు బలైపోయిన దొడ్డి కొమరయ్య అమృత్వాన్ని गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में 1011 कोविड के नए मामलात का पता चला। इसी दौरान 128 अफराद रुबे सेहत हुए, जिसके बाद रुबे सेहत होने की शरह 99.42% दर्ज की गई। मौजूदा तौर पर 775 अफराद ज़ेर इलाज हैं। दूसरी तरफ रियासती महकमे सेहत ने ऐलान किया है कि ताहाल 7,29,29,000 कोविड के टीके दिए गए। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो रियासत में दर्ज फहरिस्त कबाइल को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के ज़ेर इल्तवा बिल को मंजूर करे। उन्होंने कहा कि इस बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद हुकूमत 10% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करेगी। वज़ीर आला ने कौमी यकजहती के मौके पर NTR स्टेडियम में खिताब करते हुए कहा कि रियासती असम्बली की जानिब से भेजे गए बिल को मरकज़ ने रोक कर रखा है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जो हैदराबाद के दौरे पर हैं से ख्वाहिश की कि कबाइलियों को फ़राहम 60% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करते हुए इसे 10% करने कबाइली अवाम के मुतालबे को कबूल करें। वज़ीर आला ने इस मौके पर दलित बंधु के खुतूब पर गिरिजन बंधु का भी ऐलान किया। తమకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి కోటీశ్వర్లకు, ఇండస్ట్రియలిస్టులకు, షావుకారులకు దేశ సంపదనంతా దోచిపెడుతూ ప్రైవేటైజేషన్ పేరిట లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రజా ఆస్తులను ప్రైవేట్ పరం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ దుర్మార్గం అంతా పోవాలి. ప్రజారాజ్యం రావాలి, రైతుల రాజ్యం రావాలి, దేశం కొత్త పుంతలు తొక్కాలి. ఈ దేశం నదులలో ప్రవహించే నీళ్లు సముద్రం పాలు కాకుండా బ్రహ్మాండంగా రైతుల పంట పొలాలకు రావాలి. తెలంగాణలో జరిగే ప్రయత్నమే భారతదేశం అంతా జరగాలి. జరగాలంటే ఖచ్చితంగా తెలంగాణ జాతిగా మనం కూడా భారత రాజకీయాలను ప్రభావితం చేయాలి, ముందడుగు వేయాలి. ఆ విధంగా అవసరమైన సందర్భంలో ఏ విధంగా తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసినామో అదే పద్ధతిలో ఈ దేశంలో జరిగే ఈ మతపిచ్చి కలహాలను, ఈ కుట్రలను, దేశ రాజకీయాలను తప్పకుండా బద్దలు కొట్టాలి. ఆత్ముడు సాధించిన ఈ భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకొని ముందుకు పోవాలి. ఈ పౌరులుగా మన కర్తవ్యం. ఒక మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగితే 58 సంవత్సరాలు ఎంత గోసపడ్డం, ఎంత బాధపడ్డం. మంచినీళ్లకు, సాగునీళ్లకు, కరెంటుకు, ఉద్యోగానికి వలసలు పోయినాం. 20 ఎకరాలు 30 ఎకరాల రైతు కూడా హైదరాబాద్లో వచ్చి ఆటో నడిపించే స్థాయికి దిగజారిపోయినాం. తెలంగాణ ఉద్యమంలో నేను చెప్పినాను, మా తెలంగాణ బతుకు ఈ సమైక్య రాష్ట్రంలో బొంబాయి, దుబాయ్, బొగ్గుబాయి అన్నట్టు అయిపోయింది, రాష్ట్రం వస్తే బాగుపడతామని చెప్పినాం. కొద్దిగా ఇప్పుడిప్పుడే చేరుకుంటా ఉన్నాం, పేదలకి ఇంత అన్నం పెట్టుకుంటా ఉన్నాం. ఇలా గర్వంగా ఉన్నది. ఈ సభలో చీఫ్ సెక్రటరీ గారు పిలిపిస్తే మా చిన్నారి విద్యార్థులు బ్రహ్మాండమైన కేరింతలు కొట్టిండ్రు. గిరిజన గురుకులాల విద్యార్థులు 200 మంది డాక్టర్లు, వివిధ అద్భుతమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతిభ చూపెట్టిన వాళ్ళంతా ఇందులో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడి నుంచి నాకు గ్రీట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీ అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీరు ఇంకా బంగారు బిడ్డలుగా, తెలంగాణ బిడ్డలుగా, ఈ భారత జాతి ప్రతినిధులుగా మీరు ఎదగాలి. वज़ीर फ़ाइनांस हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो एलका तुर्ती से मैदक और जंगाओं सिलसिला तक कौमी शाहराह के तामीरी कामों में तेज़ी पैदा करें। हरीश राव ने सिद्दीपेट कैंप ऑफिस में आज जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। ज़िले कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल, कमिश्नर पुलिस श्वेता, एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के DE मोहन और दूसरों ने इस जायज़ा इजलास में शिरकत की।